हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीएस की मास्टर सीरीज का अगला वीडियो जो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है बायोलॉजी का। देखिए, एनटीपीसी मास्टर सीरीज के प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट फॉलो करिए। वहाँ पर अभी तक हम 3 से 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। प्लेलिस्ट के थ्रू आप सिस्टमेटिक सारे वीडियो देख सकते हैं। उसी सीरीज में आज का वीडियो जो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है साइंस के अंदर बायोलॉजी वाला। साइंस के अंदर मैं आपको 3 वीडियो देने वाला हूँ, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी मैंने इस लेक्चर में क्वेश्चंस लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और अगर आप कंप्लीट फैक्ट के साथ में अगर आप इस पूरे लेक्चर को देखोगे तो लगभग 300 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर उन सभी इन्फॉर्मेशन को लेकर चला हूँ। आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बात करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर करें। तो बायो के अगर देखिए, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सेल, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, टिश्यू मतलब ऊतक, ह्यूमन बॉडी, डाइजेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सभी तरीके के देखिए हमने यहाँ पर टॉपिक कवर करें। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, डिसीज एंड वैक्सीन, एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप देखिए इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहाँ पर इस मास्टर सीरीज का मैंने फ्री कोर्स बना रखा है जिसमें आपको PDF भी मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगा एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखा है। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर फोल्डर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी हाई वैल्यू फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। जब हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और औषधि पौधे जो होते हैं या फिर सजावटी पौधे, उनकी साइंटिफिक तरीके से खेती करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, यानी बागों की खेती। ये खेती ट्रेडिशनल खेती के मुकाबले कम जमीन में ज़्यादा मुनाफा देती है, इसीलिए इसे हाई इनकम फार्मिंग भी कहा जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ डाइवर्स क्लाइमेट होता है, वहाँ पर हॉर्टिकल्चर खेती किसानों की रूरल इनकम बढ़ाने और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। हम सभी को बताइए, साइटोलॉजी को अगर हम देखेंगे तो साइटो का मतलब क्या होता है? सेल होता है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब कोशिका की स्टडी। ये वह विज्ञान की शाखा होती है जिसमें कोशिका के स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप और उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स का अध्ययन किया जाता है। ये बायोलॉजी की फाउंडेशन ब्रांच है, क्योंकि हर जीव की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है। इस फील्ड की शुरुआत रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जब उन्होंने कॉर्क मतलब लकड़ी के टुकड़े में पहली बार सेल देखी थी और सेल शब्द इंट्रोड्यूस किया था। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द, कौन सी टर्म ऐसी है जो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को सबसे अच्छे से दर्शाती है? मतलब बेस्ट टर्म है जो डिस्क्राइब करती है बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को। तो फ्रेंड्स, वो टर्म है इथेलॉजी। इथेलॉजी एनिमल्स के नेचुरल बिहेवियर का साइंटिफिक और बायोलॉजिकल अध्ययन होता है। इसमें यह देखा जाता है कि जानवर अपने एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका व्यवहार उनके नर्वस सिस्टम और जो हार्मोन्स होता है उससे कैसे जुड़ा हुआ होता है। इस विषय की शुरुआत जो थी वो कॉनराड लॉरेंज और निको टिनबर्गेन जैसे साइंटिस्ट ने की थी। उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। यहाँ पर इथेलॉजी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, पौधों में बीमारियों और संक्रमण से उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ प्लांट डिसीज एंड हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शंस, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी में देखिए, फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट होता है, ठीक है, और पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? डिसीज स्टडी, रोगों का अध्ययन करना। इसमें पौधों को होने वाली जो बीमारी होती है, जैसे कि फंगल, बैक्टीरियल, वायरल और नीमेटोड इन्फेक्शन का अध्ययन किया जाता है। साथ ही ये भी समझा जाता है कि पौधे अपनी इम्यूनिटी से इन बीमारियों से कैसे लड़ते हैं। फाइटोपैथोलॉजिस्ट खेती में रोगों की पहचान करके उन्हें सॉल्यूशन जैसे कि डिसीज रेजिस्टेंट सीड्स, मेडिसिन्स, ये सभी देने का काम करते हैं।
तो क्लियर हुआ, पौधे में बीमारियों और संक्रमण से उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन है, सोरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? सोरोलॉजी जो होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये लिजार्ड मतलब छिपकली का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी वह ब्रांच है जो विशेष रूप से लिजार्ड के स्टडी से संबंधित है। ये उनका एनाटॉमी, बिहेवियर, लाइफ साइकिल, इकोलॉजी रोल, इनका अध्ययन करती हैं। ये बोल सकते हैं कि हर्पेटोलॉजी जो होती है, रेंगने वाले जीवों का अध्ययन, उसकी एक उपशाखा है जिसमें सांप और छिपकली दोनों शामिल होते हैं। सोरोलॉजी का उपयोग जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और रेप्टाइल की स्पीशीज प्रोटेक्शन में किया जाता है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, लिजार्ड। आगे बढ़ते हैं, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के इलाज से जुड़ी होती है? फ्रेंड्स, ऑन्कोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जो कैंसर की डायग्नोस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन से संबंधित होती हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, वो अनकंट्रोल वे से डिवाइड होकर ट्यूमर बना लेती हैं। तो यहाँ पर ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के इलाज से जुड़ी होती हैं? कैंसर से जुड़ी हुई होती हैं। अगर इस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट की बात करें तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी जैसे इलाज करते हैं। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी है। डायबिटीज ये एंडोक्राइनोलॉजी से जुड़ा हुआ है। किडनी फेल्योर ये एक नेफ्रोलॉजी से संबंधित है। तो उस हिसाब से यहाँ पर कैंसर सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए एनिमल्स को कॉलम बी में दिए गए उनके संबंधित फाइलम से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जेलीफिश को हम देखें तो जेलीफिश का फाइलम कौन सा हो गया? नाइडेरिया हो गया, मतलब डी वाला। इसमें स्टिंगिंग सेल्स, डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? नाइडोब्लास्ट कहते हैं। इसके बाद अगर हम क्रेफिश की बात करें तो क्रेफिश का देखिए यहाँ पर फाइलम हो गया ऑर्थोपोडा। क्रेफिश में एक्सोस्केलेटन मतलब बाहरी कठोर आवरण और सेगमेंटेड बॉडी जो है वो देखने को मिलती है। तो सेकंड का क्या हो गया? सी हो गया। इसके बाद देखिए वेल की बात करें तो इसका फाइलम कौन सा हो गया? मेमेलिया। वेल जो होती है एक पानी में रहने वाली मैमल मतलब स्तनपायी है जो बच्चों को जन्म देती है और दूध भी पिलाती है। तो यहाँ पर थर्ड का हो गया बी। एंड फोर्थ का ऑब्वियस सी बात है डेविल फिश का क्या हो जाएगा? फाइलम मोलस्का। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में सॉफ्ट बॉडी और यहाँ पर टेंटेकल्स जो होते हैं वो मतलब बाहरी भुजाएं जो होती है वो देखने को मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के अंदर इस पैटर्न पे देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए फाइलम को उनके एग्जाम्पल से हमको यहाँ पर मैच करना है। तो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा देखिए स्पंज है, तो यहाँ पर बिल्कुल सामने वाला यहाँ पर मैच कर रहा है। सबसे सिंपल एनिमल होते हैं ये स्पॉन्ज, जिनके शरीर में पोर मतलब छिद्र देखने को मिलते हैं। नाइडेरिया की बात करेंगे तो जेलीफिश बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट मैच कर रहा है। जेलीफिश इनमें नाइडोब्लास्ट यानी डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं। मोलस्का की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? स्क्विड हो जाएगा। स्क्विड की बात करें तो सॉफ्ट बॉडीज, तेजी से तैरने वाला समुद्री जीव। नेक्स्ट देखिए ऑर्थोपोडा, इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? सेंटीपीड। सेंटीपीड इसमें जॉइंट लेग्स और सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है। तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल पूरा मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जानवर में रीढ़ की हड्डी बैकबोन नहीं होती है? बैकबोन किस में नहीं होती है? स्पाइडर में। स्पाइडर का संबंध जो होता है वो ऑर्थोपोडा से होता है। ये इन्वर्टिब्रेट यानी बिना रीढ़ वाले जीव होते हैं। इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, न कि इंटरनल वर्टेबल कॉलम होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखोगे आप, फ्रॉग और पिजन, तो इनमें फ्रेंड्स दोनों में वर्टेब्रेट्स होते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। कटल फिश की बात करें, भले ही वो मोलस्का से हैं, बट करेक्ट आंसर जो होगा वो स्पाइडर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मेड्रिना किस नाइडेरियन जीव का जेनरिक नेम है जिसका शरीर सॉफ्ट ट्यूब शेप होता है और ये समूह में रहता है? तो मेड्रिना किस नाइडेरियन जीव का जेनरिक नेम है? ब्रेन कोरल का। मेड्रिना एक कॉलोनियल समूह में रहने वाला निडेरियन है जिसका शरीर ट्यूब शेप का होता है। ब्रेन कोरल की सतह की बनावट हमारे दिमाग जैसी होती है, इसीलिए इसे ब्रेन कोरल कहा जाता है। ये रिफ बिल्डिंग, प्रवाल भत्ती बनाने वाले ऑर्गेनिज्म में आता है और पॉलिप कॉलोनीज से बना हुआ होता है। इसका रोल इकोसिस्टम बैलेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ब्रेन कोरल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव फाइलम एनेलिडा का एग्जाम्पल है? तो एनेलिडा का एग्जाम्पल कौन सा हो गया यहाँ पर? केचुआ, अर्थवर्म। फाइलम एनेलिडा में वो जीव आते हैं जिनका शरीर सॉफ्ट और सेगमेंटेड मतलब खंडों में बटा हुआ होता है। अर्थवर्म
इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका शरीर जो होता है लंबा होता है, लचीला होता है और सेगमेंट बेस्ड होता है। इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बंद रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है। बाकी तीनों की अगर हम बात करें ऑप्शन में, तो उन तीनों को देखें तो ये नेमेटोडा के एग्जाम्पल हैं, न कि एनेलिडा के एग्जाम्पल हैं। तो सी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। मछली के हृदय में, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? फ्रेंड्स, फिश की बात करेंगे तो फिश का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड का होता है, एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। फिश का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सिंगल सर्कुलेशन, यानी खून एक बार ही दिल से होकर पूरे शरीर में जाता है। यहाँ पर मछली के हृदय में कितने कक्ष चैम्बर होते हैं? 2। एक और चीज ध्यान रखना, एम्फीबियंस जो होते हैं जैसे कि मेंढक वगैरह, उनमें 3 चैम्बर्स होते हैं। मेमल्स जो होते हैं जैसे मानव वगैरह, उनमें 4 चैम्बर होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन है ना एग्जाम में काफ़ी अभी आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी एनटीपीसी आने वाली है, एनटीपीसी में भी काफ़ी संभावना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। क्लियर हुआ आपको? देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे एनटीपीसी के अंदर मैंने जो लास्ट ईयर पेपर देखे, एनालिसिस करा, उसको समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हमको देखने को मिले। पीवाईक्यू क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करें? पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने बैठे हैं या फिर हम उनको पढ़ने बैठे हैं, क्या करना है उसका? क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं तो आपका तो काम हो गया। कम समय में पीवाईक्यू को कंप्लीट करने का मैंने एक शानदार तरीका आपको दिया है। देखिए, पहले देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है एनटीपीसी वन लाइनर। ठीक है, एनटीपीसी वन लाइनर को हम अंदर जाते हैं तो देखो यहाँ पर अलग अलग आपको सब्जेक्ट दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में गए तो इसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। ये मैंने आपको वन लाइनर पीडीएफ दे रखी है इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पर हम एक पीडीएफ को ओपन करते हैं तो जैसे देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमने वन लाइनर दे रखे हैं। आपको करना ये है कि इन वन लाइनर को पढ़ते चलना है। ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन सी, बट मैंने इसको इस तरीके से अरेंज करा है कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आप उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करते चलेंगे। फॉर्मेट मैंने ऐसा बनाया है कि पहले क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, उसका करेक्ट आंसर और उसका एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल वन लाइनर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और सब्जेक्ट में चलते हैं, रेलवे जीके में चलते हैं। रेलवे जीके फॉर एनटीपीसी में आते हैं तो यहाँ पर ई बुक भी दे रखी है मैंने आपको और वन लाइनर भी है। तो वन लाइनर में चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी वाले में जाते हैं हम तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेलवे के टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि जोन, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी रेलवे की, आपको वंदे भारत का मिल जाएगा, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे वंदे भारत में एक्सप्रेस में चलते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए पीडीएफ ओपन कर लिया आपने। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था? तो 15 फरवरी 2019 को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे आपको यहाँ पर वन लाइनर्स दे रखे मैंने वंदे भारत से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट है। बस आपको इनको फटाफट पढ़ते चलना है, क्विक रिवीजन करना है बस आपको। क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी देखिए सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, साइंस है, स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है। तो सभी के मैंने आपको पीवाईक्यू जो है उनको वन लाइनर में दे रखा है। 10,000 वन लाइनर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। 101% फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें, तो इसीलिए मैंने आपको इनको वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है जिससे कि आप जल्दी और क्विक रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पर इस फोल्डर का अगर आपको एक्सेस लेना है, मतलब 10,000 एनटीपीसी वन लाइनर को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको टॉप पर ही ये कोर्स देखिए दिख जाएगा, रेलवे एनटीपीसी 10,000 वन लाइनर। प्राइस है इसकी सिर्फ मात्र 29 रुपये। 29 रुपीज़ में आपको 10,000 वन लाइनर मिल जाएंगे। और फॉर्मेट मैंने इतना शानदार बनाया इसका कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो तुरंत डाउनलोड करो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और जाओ और इसको एनरोल करो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस कैटेगरी में रखा जाता है? मलेरिया पैरासाइट्स और अमीबा को तो प्रोटोजोआ कैटेगरी में रखा जाता है। मलेरिया पैरासाइट्स जैसे कि प्लाज्मोडियम और अमीबा
दोनों प्रोटोजोआ ग्रुप में आते हैं। ये ग्रुप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है जो कि ज़्यादातर जल में या फिर पैरासाइट की तरह रहते हैं। इनमें कोई फिक्स शेप नहीं होता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ करेक्ट आंसर है। अगला है, इनमें से कौन सा जीव अपनी स्किन से सांस ले सकता है? तो स्किन से सांस ले सकता है यहाँ पर फ्रॉग मतलब मेंढक। मेंढक के पास लंग्स होते हैं, लेकिन जब वह पानी में होता है तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन त्वचा से श्वसन करता है, यानी वह स्किन के जरिए ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है। तो फ्रॉग मेंढक करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगर हम फिश की बात करें तो फिश गिल्स से सांस लेती है। पिजन की बात करेंगे तो लंग से सांस लेते हैं। कॉकरोचेस की बात करते हैं तो ट्रेकिया सिस्टम से सांस लेते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? क्या कहा जाता है उनको? सायोफाइट्स। सी आंसर। सायोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो कि लो लाइट या फिर शेड में ग्रो करते हैं, छाया में ग्रो करते हैं। इन पौधों में ब्रॉड लीव्स मतलब चौड़े पत्ते होते हैं ताकि वो कम रोशनी में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, अगर मोनोकॉट्स की बात करें तो एक प्रकार के सीड प्लांट्स होते हैं ये। हेलोफाइट्स की बात करेंगे तो सॉल्ट वाटर में उगने वाले पौधे होते हैं। साइकोफाइट्स की बात करेंगे तो कोई वैलिड बायोलॉजिकल कैटेगरी नहीं होती है, तो उस हिसाब से सायोफाइट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। छाया में उगने वाले पौधे सायोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? तो साइकस जो है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सी ऑप्शन देखोगे तो असल में वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में स्पोर से रिप्रोडक्शन होता है, बीज से नहीं बनते हैं वो, जैसे कि फर्न या फिर मर्सिलिया। इसके अलावा अगर ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो सबसे सिंपल लैंड प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे पौधे होते हैं जैसे कि मॉस। टेरिडोफाइटा की बात करेंगे थोड़े ज़्यादा डेवलप लेकिन बीज नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इनके? फर्न हो गया या फिर मर्सिलिया हो गया, ये सभी। जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो बीज बनते हैं लेकिन बिना फल के। एग्जाम्पल क्या होगा इसके जिम्नोस्पर्म के? पाइनस हो गया या फिर साइकस। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, सबसे एडवांस्ड फूल फल बीज होते हैं सब कुछ। ये वो पौधे होते हैं जो फूल बनाते हैं, फल बनाते हैं और बीज उनके अंदर होते हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए रोज, मैंगो, सनफ्लावर, ये सभी। तो क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से पौधे फेंड्रोगेम्स यानी फ्लावरिंग और सीड बियरिंग होते हैं? कौन से पौधे? जिम्नोस्पर्म्स। देखिए फेंड्रोगेम्स वो पौधे होते हैं जिनमें सीड्स मतलब बीज और कभी कभी फ्लावर्स भी होते हैं। इसके दो मुख्य कैटेगरी होती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे जैसे कि साइकस, पाइनस, मतलब सीड्स खुले हुए होते हैं। और एंजियोस्पर्म की बात करें जैसे कि आम, टमाटर, ये सभी फ्लावरिंग प्लस फ्रूट्स। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स, इनमें सीड्स नहीं बनते हैं। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पौधा एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है? तो टमाटर यहाँ पर एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है। अभी हमने डिस्कस किया था एंजियोस्पर्म वो पौधे होते हैं जिनमें फूल और फल के अंदर बीज बनते हैं। टमाटर में फूल लगते हैं और बीज फल के अंदर होते हैं, इसीलिए ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है। बाकी पाइनस, केरा, फ्यूनेरिया, इन सब की अगर बात करेंगे तो ये एंजियोस्पर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, शैवाल के किस वर्ग को आमतौर पर भूरा शैवाल या फिर ब्राउन एल्गी कहा जाता है? तो एल्गी के किस कैटेगरी को आमतौर पर ब्राउन एल्गी कहा जाता है? फियोफाइसी को। फियोफाइसी को ही आमतौर पर ब्राउन एल्गी कहा जाता है। इनमें फ्यूकोजेंथिन नामक भूरे रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है जिससे इनका रंग भूरा होता है। ये मरीन एल्गी मतलब समुद्री शैवाल होते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके अलावा ऑप्शन देखेंगे तो रोडोफाइसी की बात करेंगे तो ये रेड शैवाल है, मतलब लाल शैवाल। ग्रीन एल्गी कहा जाता है क्लोरोफाइसी को। क्राइसोफाइसी को क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी कहते हैं, सुनहरे शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस समूह में दिए गए सभी पौधे यूनिसेक्सुअल हैं? तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें एक फूल में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो मेल या फिर फीमेल, यानी एक ही फूल में दोनों पार्ट नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माइस, कुकुम्बर, फिग मतलब अंजीर और वाटरमेलन। मक्के की बात करें, माइस की बात करेंगे तो एक ही पौधे पर अलग अलग मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं। कुकुम्बर की बात करेंगे तो अलग अलग मेल और फीमेल फूल होते हैं, इसमें यूनिसेक्सुअल होता है ये। फिग की बात करेंगे अंजीर की, तो इसका फूल अंदर छुपा हुआ होता है, यह भी यूनिसेक्सुअल हो सकता है। वाटरमेलन की बात करेंगे, इसमें भी मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, यानी ये भी यूनिसेक्सुअल प्लांट हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए अदर ऑप्शन देखें तो गुलाब अगर जिसमें आपको देखने को मिल रहा है, इसमें एक ही फूल में मेल प्लस फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, इसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर।
पपाया की बात करेंगे तो कभी कभी इनमें बायसेक्सुअलिटी पाई जाती है, इसलिए ये श्योर यूनिसेक्सुअल ग्रुप में नहीं आते हैं। जिस पौधे में मेल और फीमेल फूल अलग अलग हो वो यूनिसेक्सुअल, जिसमें एक ही फूल में दोनों पार्ट्स हो वो बाइसेक्सुअल। माइस, कुकुम्बर, फिग, वाटरमेलन सबके फूल यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसलिए यही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लचीलेपन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा वह परमानेंट प्लांट टिश्यू होता है जो पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रदान करता है। इसकी सेल की जो वॉल होती है, दीवारें होती है, इर्रेगुलर रूप से मोटी होती हैं, खास करके सेलुलोज के जमा होने से। ये टिश्यू जो होता है मुख्यतः लीफ स्टॉक्स, पत्तियों की जो डंठल होती है, और यंग स्टेम्स जो होते हैं, कोमल तने, उनमें पाया जाता है। तो पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? कोलेनकाइमा। इनमें से कौन सा एक मांसाहारी मतलब कार्निवोरस पौधा है? कौन सा है फ्रेंड्स? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा को संड्यू प्लांट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों को पकड़कर खा जाता है। इसकी पत्तियों पर चिपचिपा रस होता है, स्टिकी लिक्विड होता है, जिसमें कीड़े जो होते हैं वो फंस जाते हैं। फिर ये पौधा उन्हें डाइजेस्ट करके उससे नाइट्रोजन लेता है। ध्यान रखना है, ये पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन कीड़ों को इसलिए खाते हैं क्योंकि जहां ये उगते हैं वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन बेसिकली कम होता है, इसी वजह से वो क्या करते हैं? कीड़े खाते हैं। तो कौन सा पौधा जो है वो एक मांसाहारी है? यहाँ पर ड्रोसेरा। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने तो कितनी बार देख लिया है, एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे सिंपल बस फूल वाले पौधे हैं, कोई भी पौधे कीड़े नहीं खाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? किसके द्वारा पता लगाया सकता है? बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स। देखिए, पेड़ के तने को काटने पर उसमें गोल गोल हमको रिंग्स मतलब वलय दिखते हैं। हर साल पेड़ में एक लाइट हल्का और एक डार्क रिंग बनता है, दोनों मिलकर एक साल का संकेत देते हैं, मतलब सिंगल ईयर का यहाँ पर हमको इंडिकेशन करते हैं। उन्हें कहते हैं एनुअल रिंग्स। जितने रिंग्स उतनी उस पेड़ की उम्र। तो इस तरीके से बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स हम पेड़ की उम्र पता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस स्टडी को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया था। ठीक है, ऊंचाई या फिर शाखाओं से सटीक आयु नहीं बताई जा सकती। बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स गिनकर ही वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, स्तनधारियों के यकृत मतलब लीवर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो मैमल्स में यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कुफ्फर कोशिकाएं, कुफ्फर सेल। कुफ्फर सेल की बात करेंगे तो ये लीवर में पाई जाने वाली स्पेशल माइक्रोफेज होती है, मतलब रोगाणु खाने वाली कोशिकाएं। इनका काम क्या होता है? खून में मौजूद जो डेड आरबीसीज होती है उनको नष्ट करना, इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, विषैले पदार्थों को हटाना, इम्यून डिफेंस में सहायता करना। तो यहाँ पर कुफ्फर कोशिकाएं करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा कोशिकांग ऑर्गेनिज्म राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है? कौन सा कोशिकांग, कौन सा ऑर्गेनल? राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो बना हुआ होता है राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, एक छोटी और एक बड़ी। कहाँ पर पाए जाते हैं ये? साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइबोसोम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। तो सेल वॉल जो होता है ना, ये सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ये सेल वॉल मुख्यतः सेलुलोज से बनी हुई होती हैं और ये पौधों को रिजिडिटी मतलब कठोरता और प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर स्थित होती हैं और ऑस्मेटिक प्रेशर के खिलाफ सुरक्षा देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, बट सेल वॉल जो होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं। तो बी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेल वॉल कहलाता है। प्लांट सेल की सबसे आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल की होती है। ये किससे बनी हुई होती हैं? सेलुलोज से बनी हुई होती हैं। पौधे को शेप, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देती हैं, कठोरता देती हैं। एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जेली लाइक पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये वो लिक्विड होता है, जेल जैसा द्रव्य होता है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है।
इसमें सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, ये सभी तैरते रहते हैं। साइटोप्लाज्म में ही सेल की जो महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं होती है वो यहीं पर ही होती हैं। तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा कोशिकांग ऑर्गेनल सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है और अंदरूनी पाचन में हेल्प करता है? सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। ए आंसर। लाइसोसोम छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स खराब या फिर डेड ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जब सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं तो लाइसोसोम पूरे सेल को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है। इसी कारण उन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो लाइसोसोम। mRNA से जुड़े राइबोसोम के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पॉलीसोम। जब एक ही mRNA से कई राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं और एक साथ ट्रांसलेशन करते हैं तो इस पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इसका काम क्या होता है? एक ही समय में मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रोटीन बनाना। तो यहाँ पर पॉलीसोम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उस सेल को पहचानिए जो अमीबी आकार की होती है। कौन सी होती है? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का आकार जो होता है वो अमीबीय होता है, यानी ये शेप बदल सकती है। अमीबीय का मतलब यही है कि वो शेप बदल सकती है। व्हाइट ब्लड सेल जो होती है ये सूडोपोडिया मतलब इन्फेक्शन से लड़ने के लिए टिश्यू में मूव करती हैं। इसका काम है बॉडी डिफेंस। बाकी सेल की बात करें, नर्व सेल की बात कर लें या फिर हम कॉल्यूमिनर या फिर आरबीसी की बात करें तो इनका शेप जो होता है वो फिक्स होता है। ये अमीबीय नहीं होते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा मतलब एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? तो जो सेल होती है उसकी एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। जब भी सेल को काम करना होता है एटीपी टूटकर एनर्जी देता है। एटीपी एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज करता है। एटीपी सेल में कहाँ पर बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ पर एटीपी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एपिथेलियल सेल्स मतलब उपकला कोशिकाओं को नुकसान से बचाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन। केराटिन प्रोटीन जो होता है एक मजबूत फाइब्रेस प्रोटीन है जो एपिथेलियल सेल को मैकेनिकल डैमेज और डिहाइड्रेशन से बचाता है। ये प्रोटीन हमारे स्किन, हेयर, नेल्स इन सभी में पाया जाता है और बॉडी की आउटर प्रोटेक्शन देता है। बाकी प्रोटीन की बात करें जैसे कि कोलेजन, एक्टिन, इलास्टिन, ये दूसरे टिश्यूज़ के लिए काम करते हैं, लेकिन एपिथेलियल प्रोटेक्शन के लिए केराटिन सबसे ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इन सेल ऑर्गेनल्स को उनके कार्यों से यहाँ पर मैच करना है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस और लाइसोसोम, ये हमको दे रखे हैं यहाँ पर ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शन दे रखे हैं। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करते हैं प्रॉपर। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो ये एनर्जी क्रिएशन का केंद्र होता है, ऊर्जा निर्माण का। पहले का हो गया डी। राइबोसोम का काम क्या होता है? उसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा ए। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ सेल, सेल को कंट्रोल करना। तो तीसरे का हो जाएगा बी। लाइसोसोम का काम क्या होता है? कोशिकीय पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम होता है लाइसोसोम का। सेल के अंदर जो अनवांटेड चीज़ों का डाइजेशन कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो चौथे का हो जाएगा सी। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन हमको पूरा मैच करता हुआ दिख रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से मानव शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल कौन सी है? कौन सी है फ्रेंड्स? ओवम। ओवम मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है। इसका आकार होता है लगभग 0.1 mm मतलब 0.1 मिलीमीटर। नेकेड आई से हम इसको देख सकते हैं। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें स्पर्म की तो स्पर्म जो है सबसे छोटी कोशिका होती है, सेल होती हैं। न्यूरॉन्स की बात करें तो सबसे लंबी सेल होती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट की बात करेंगे तो बड़े लेकिन बहुकोशीय होते हैं ये, पर ओवम से छोटे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ओवम डिम्ब बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सेल डिवीजन का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? तो इंटरफेज जो होता है सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज होता है। आपने अगर मेरा कोर्स देखा होगा जिसमें मैंने आपको सेल वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया था, सेल डिवीजन वाला सेक्शन। काफ़ी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं यहाँ से। विज्ञान का समाधान जो मेरा कोर्स है, जिन भी बच्चों ने ले रखा होगा वो इजीली यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो लगा पा रहे होंगे। ये सभी चीज़ें हमने जो है कोर्स के अंदर डिस्कस कर रखी है। उसी में मैंने आपको बताया था इंटरफेस जो होता है
वो सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज होता है। ये एक्चुअल डिवीजन नहीं होता है बल्कि एक प्रिपरेशन फेज होता है जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन, ऑर्गेनल फॉर्मेशन ये सभी होता है। प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज जैसे चरण जो होते हैं वो माइटोसिस में आते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए सेल अपना अधिकतर जीवन जो होता है वो इंटरफेज में बिताता है। तो यहाँ पर इंटरफेज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आजकल एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछी जा रही है, तो बहुत सारे बच्चों ने तो कोर्स ले रखा है, जिनमें नहीं लिया है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। 149 रुपये में पूरा साइंस का कोर्स आप एनरोल कर सकते हैं। ऐसा कोर्स है कि आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में छोटी छोटी चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वही चीज़ें डिस्कस करिए जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। वीडियो लेक्चर, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड मॉक टेस्ट आपको उस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कोशिकांग ऑर्गेनल को सुसाइडल बैग कहा जाता है? अभी डिस्कस किया हमने, किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम वो ऑर्गेनल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये खराब ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनको क्या करता है? इजिली डाइजेस्ट कर देता है। अगर सेल को बहुत डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम खुद को फाड़कर पूरे सेल को खत्म कर देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। डी आंसर। कोशिका विभाजन का पहला चरण कौन सा होता है? तो सेल डिवीजन का पहला जो चरण होता है, शुरुआती फेज होता है, वो होता है प्रोफेज। इसमें क्रोमेटिन कंडेंस होकर विजिबल क्रोमोसोम बनते हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो पोल की ओर मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है और फिर टेलोफेज आता है। प्रोफेज से ही विजिबल चेंज स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसे पहला चरण माना जाता है, प्रोफेज को। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को ऑर्गेनल को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन सिंथेसिस करता है। छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो या तो साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता, एटीपी बनाता है ये, मतलब एनर्जी का केंद्र है। गोल्जी बॉडी की बात करेंगे तो प्रोटीन को मॉडिफाई और पैक करता है ये। और लाइसोसोम डाइजेस्ट करने का काम करता है, पाचन कार्य करता है। तो राइबोसोम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोशिका में लिपिड संश्लेषण, लिपिड सिंथेसिस किस अंगक में होता है? तो किस ऑर्गेनल में ये देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऑर्गेनल है जहां पर लिपिड सिंथेसिस होता है। ये स्टेरॉइड हार्मोन्स और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए इसे स्मूथ कहा जाता है। तो यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, वह पशु ऊतक कौन सा है जो अंगों के बीच स्पेस को भरता है और मरम्मत में मदद करता है? तो कौन सा ऐसा एनिमल टिश्यू है? एरियोलर टिश्यू। ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ये स्किन के नीचे अंगों के बीच में पाया जाता है और अंगों को मतलब ऑर्गन्स को सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और रिपेयर प्रदान करता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और मैक्रोफेग्स शामिल होते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अवकाशी ऊतक एरियोलर टिश्यू वो एनिमल टिश्यू होता है जो अंगों के बीच में स्पेस को भरता है और मरम्मत में मदद करता है। इसके अलावा अगर जो ऑप्शन दे रखे हैं, मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो ये मूवमेंट के लिए होता है। एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो बॉडी सरफेस को कवर करता है। एडिपोज टिश्यू की बात करेंगे तो फैट स्टोरेज करता है। तो डी आंसर हमको क्लियर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है, टिश्यू है? तो जो बोन होती है वो एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। यह शरीर को सपोर्ट, प्रोटेक्शन देता है और बोन मेरो में ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है। बोन में कैल्शियम, फास्फोरस जमा होता है जिससे ये कठोर होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखिए ऑप्शन में नर्वस टिश्यू की बात करेंगे तो सिग्नल का कंडक्शन करता है ये। मस्कुलर टिश्यू जो है मूवमेंट करता है और एपिथेलियल टिश्यू अभी डिस्कस किया, सरफेस कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक ही समझ में आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन जो होती है ये एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू होती है, संयोजी ऊतक होते हैं। इनमें से कौन सा ऊतक टिश्यू त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाया जाता है। तो कौन सा है वो? एडिपोज टिश्यू। ये जो त्वचा होती है उसके नीचे और आंतरिक अंग जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, उसके बीच में पाया जाता है। यह फैट स्टोरेज, बॉडी इंसुलेशन और ऑर्गन कुशनिंग जैसे कार्य करता है। इसमें मौजूद एडिपोसाइट्स नामक जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, वो ऊर्जा स्टोर करके रखती हैं। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, वसा ऊतक एडिपोज टिश्यू। अगला क्वेश्चन आता है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? मस्कुलर टिश्यू की बात हो रही है। तो मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल,
तीसरा होता है कार्डियक मसल। तो 3 तरीके की होती हैं मस्कुलर टिश्यू। तीनों टिश्यू का फंक्शन जो है वो अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टिश्यू ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो ग्रंथियां मतलब यहाँ पर ग्लैंड्स की बात हो रही है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ही ग्लैंड्स बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू 2 तरीके की ग्लैंड्स बनाता है। पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये वो ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन रिलीज करती हैं जैसे कि थायराइड। और दूसरा होता है देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो पसीना, लार, तेल ये सभी छोड़ती हैं, रिलीज करती हैं। तो 2 तरीके की ग्लैंड बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। यही कारण है कि ग्लैंड बनाने वाला टिश्यू जो है वो एपिथेलियल होता है, न कि नर्वस, मस्कुलर या फिर कनेक्टिव। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा ऊतक? स्क्लेरेनकाइमा एक डेड सपोर्टिव टिश्यू होता है जिसमें लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है। नारियल के छिलके में यही स्क्लेरेनकाइमा फाइबर जो होते हैं ये पाए जाते हैं, जो कि इसे कठोर और टफ बनाते हैं। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, वे रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। तो कौन ले जाती हैं? वेन्स, शिराएं जो होती है शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच रक्त को, ब्लड को हार्ट के पास में वापस ले जाती हैं। सामान्यतः यह रक्त को राइट एट्रियम मतलब दाएं अलिंद में पहुंचाती हैं। पल्मोनरी वेन जो होती है फ्रेंड्स वो एक अपवाद है जो कि ऑक्सीजन रिच रक्त ले जाती हैं, ब्लड ले जाती हैं। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। बाकी इसके अलावा देखिए नर्व सेल की अगर हम बात करें तो ये रक्त वाहियां नहीं होती हैं, कोई भी रक्त नहीं ले जाती हैं ये। केशिकाएं की बात करें, कैपिलरीज की बात करें तो ये एक्सचेंज का काम करती हैं। धमनियों की बात करें, आर्टरीज की बात करें तो इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर ले जाती हैं। तो ए आंसर यहाँ पर वेन्स, शिराएं बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि CO2 युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। इसमें अपवाद जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है, पल्मोनरी वेन। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स को किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। बी आंसर। इसका मुख्य काम क्या होता है? ब्लड क्लोथिंग करना, रक्त का थक्का बनाना। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम थ्रोम्बिन की बात करें तो एक एंजाइम होता है। एरिथ्रोसाइट्स की बात करेंगे तो RBC को कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स की बात करेंगे तो WBC को कहते हैं। तो थ्रोम्बिन को प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव रक्त का pH कितना होता है? तो मनुष्य के ब्लड का pH होता है लगभग 7.4। कितना होता है? 7.4। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। इसका मतलब है कि न बहुत तेज एसिड होता है न बहुत ही बेस, बस थोड़ा सा बेस की तरफ होता है। शरीर में pH को संतुलित बनाए रखने के लिए एक खास सिस्टम काम करता है जिसे बफर सिस्टम कहते हैं। अगर pH 7.35 से नीचे चला जाए तो शरीर में एसिडिटी ज़्यादा हो गई। pH 7.45 से ऊपर चला जाए तो शरीर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है। अगर pH वैल्यू 6.5 से 5.8 होती है मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक, ये रक्त के लिए खतरनाक होता है। pH 10 हो तो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, ये शरीर में संभव ही नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव रक्त का pH कितना होता है? 7.4 होता है। इनमें से कौन मानव शरीर में बीन के आकार का एक बड़ा लिम्फोइड अंग है, लिम्फोइड ऑर्गन है? कौन है फ्रेंड्स? प्लीहा। स्प्लीन एक बीन शेप्ड का होता है और बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है? पुराने RBCs को नष्ट करता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। इसके अलावा इमरजेंसी में ब्लड रिजर्वायर का भी काम करता है। तो यहाँ पर प्लीहा, स्प्लीन, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। मानव शरीर में बीन के आकार का एक बड़ा लिम्फोइड अंग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्लड टाइप यूनिवर्सल डोनर है? तो O नेगेटिव जो होता है ये ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसकी RBCs में A या फिर B कोई भी एंटीजन नहीं होता है और RH एंटीजन भी अब्सेंट होता है, इसीलिए इसे किसी भी व्यक्ति को सेफली ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। इसके अलावा AB+ जो होता है उसको यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं, यहाँ पर O नेगेटिव। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस प्राणी के जीवन द्रव्य मतलब ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है? किस प्राणी के? केचुए के, अर्थवॉर्म के। केचुए में हीमोग्लोबिन RBCs के अंदर नहीं बल्कि सीधे प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। इसका रक्त लाल होता है लेकिन इसमें RBCs नहीं होते हैं। ह्यूमन, फ्रॉग और फिश में हीमोग्लोबिन RBC के अंदर बंद होता है। अर्थवॉर्म का यह एक विशेष गुण है, इसे बाकी वर्टेब्रेट से अलग बनाता है। यहाँ पर केचुआ, अर्थवॉर्म, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। रुधिर मतलब ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट जो होता है विशेष रूप से बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं
जो कि संक्रमण इन्फेक्शन से रक्षा करते हैं। बी आंसर लिम्फोसाइट। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर रक्त समूहों की बात करें ब्लड ग्रुप की, तो उसकी खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। इसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। बाकी तीनों ने अलग अलग खोजें करी है, लेकिन ब्लड ग्रुप सिर्फ लैंडस्टीनर से ही जुड़ा हुआ है। तो डी आंसर। आरएच फैक्टर का नाम किस पर आधारित है? आरएच फैक्टर का नाम जो है ये रिसस मंकी के नाम पर पड़ा है। 1940 में वैज्ञानिकों ने रिसस मंकी के आरबीसी में एक विशेष आरएच एंटीजन खोजा था, जो इंसानों में भी पाया गया। आरएच प्लस मतलब उस व्यक्ति के रक्त में ये एंटीजन मौजूद है, और आरएच माइनस मतलब उसमें मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मंकी बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर 140 Hg है, तो Hg का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? देखिए, mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ब्लड प्रेशर को स्पाइग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है, जिसमें ट्रेडिशनली मर्क्यूरी का यूज किया जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है व्यक्ति का, वो 120/80 mmHg होता है। यहाँ पर 120 mmHg मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, ये दिल धड़कता है और रक्त को धकेलता है। तब जो दबाव आर्टरीज पर पड़ता है, धमनी पर पड़ता है, उसे ही सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो वो कितना? 120। और 80 mmHg मतलब डायस्टोलिक प्रेशर, जब दिल आराम की स्थिति में होता है, यानी दो धड़कनों के बीच का टाइम, तब आर्टरीज पर जो दबाव होता है वह डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आइडल जो नॉर्मल बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह किस क्रम में होता है? तो जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, उसमें ऑक्सीजन सबसे पहले लंग्स में आती है, वहां से ब्लड में जाती है, फिर टिश्यू तक पहुंचती हैं। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले फेफड़े, फिर रक्त, फिर ऊतक, लंग्स, ब्लड एंड टिश्यू। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस प्रक्रिया को गैसियस एक्सचेंज और इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी कौन सा था जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है? तो थायमिन जो है विटामिन B1, जिसका साइंटिफिक नाम है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन बी है। ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने वाले एंजाइम का कोफैक्टर होता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। यहाँ पर थायमिन ए आंसर। गर्भावस्था के दौरान शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? प्रेगनेंसी में बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा विटामिन इसेंशियल होता है? तो कौन सा होता है फ्रेंड्स? फॉलिक एसिड। इसलिए आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं डॉक्टर प्रेग्नेंट वुमेन को देता है। गर्भावस्था के पहले 3 महीने में इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। WHO भी गर्भवती महिला को इसकी सलाह देता है। फॉलिक एसिड शिशु के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये DNA सिंथेसिस, RBC प्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए डेली इंटेक्ट इनका जरूरी होता है। विटामिन A, E और F ये सभी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, वसा में घुलनशील। जबकि विटामिन B जो होता है मतलब B12 ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन नियासिन के नाम से जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? विटामिन B3। ये स्किन, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम की सेहत बनाए रखने में हेल्प करता है। इसकी कमी से होता है कौन सा? पेलेग्रा रोग। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ऑप्शन में B2 दे रखा है विटामिन, तो B2 का देखिए केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन है। B1 का क्या है? थाइमिन है। और B4 को एडेनिन कहा जाता है। यहाँ पर नियासिन पूछा है, कौन सा विटामिन नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B3। इनमें से कौन सा खनिज, मिनरल्स हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है? कौन सा? आयरन। आयरन वह मुख्य खनिज होता है, मिनरल होता है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में, फॉर्मेशन में जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ले जाने का काम करता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कौन सा मिनरल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है? आयरन। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन को प्लांट प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, सोर्स माना जाता है। इसमें लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि अन्य जितने भी ग्रेन्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक हैं। सोयाबीन में एसेंशियल एमिनो एसिड भी भरपूर होते हैं, जो शरीर के विकास और मरम्मत उसमें ज़रूरी होते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। इसलिए सोयाबीन में प्रोटीन का
सटीक प्रतिशत जो है लगभग 42% है। कितना? 42%। ए आंसर। चावल धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल धोने से उसके बाहरी सतह ब्रेन लेयर में मुख्यतः विटामिन B1 होता है, थायमिन होता है जो पाया जाता है, और बार बार धोने से या फिर अधिक पॉलिश किया जाता है तो इसमें मौजूद जो थायमिन होता है काफ़ी हद तक नष्ट हो जाता है। थायमिन डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। राइबोफ्लेविन, नियासिन और पैराडॉक्सिन ये भी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन धोने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो थायमिन का होता है। इसलिए चावल को कम धोना या फिर परिष्कृत न करने की सलाह दी जाती है। ज़्यादा नहीं, 1-2 बार धो जाता है, बार बार धोने से थायमिन जो होता है वो नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी जो होता है ये कोलेजन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू, स्किन इनको स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना, घावों का धीरे धीरे भरना, शरीर में कमजोरी जैसे लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर विटामिन सी करेक्ट आंसर होगा। शरीर में रक्त जमाव, ब्लड क्लॉथिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो ब्लड क्लॉथिंग के लिए आवश्यक होता है विटामिन के। विटामिन के कोएगुलेशन विटामिन शरीर में ब्लड क्लॉथिंग के लिए आवश्यक होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन नामक क्लॉथिंग फैक्टर के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इससे चोट लगने पर खून का बहना रुकता है। विटामिन के की कमी से खून जल्दी नहीं रुकता और अधिक ब्लीडिंग होती है। यहाँ तक कि छोटी सी चोट जो होती है वो भी खतरनाक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विटामिन और उनके रासायनिक नाम केमिकल नेम के साथ में उनको कनेक्ट करना है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन B12 का होता है कोबालमिन, आरबीसी और नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ये इम्यूनिटी और वाउंड हीलिंग के लिए होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, ये हड्डियों और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को उनके कार्यों से यहाँ पर मिलाना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, वो विटामिन दे रखा है। तो प्रोटीन देखें तो प्रोटीन जो होता है ये मसल और टिश्यू रिपेयर करता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो शरीर की मुख्य एनर्जी सोर्स होता है। फैट अंगों को कुशन और एनर्जी स्टोर देता है। विटामिन सी जो होता है शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और संक्रमण से बचाता है। तो पहले का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा और चौथे का हो जाएगा डी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से, किस ग्लैंड से स्रावित होता है? सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन होता है जो कि मूड, नींद और भूख को कंट्रोल करता है। यह मुख्य रूप से पीनियल ग्लैंड जो होती है उससे स्रावित होता है, रिलीज होता है, जो दिमाग के बीच में होती है। यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, ग्रेलिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेलिन हार्मोन को हंगर हार्मोन भी कहा जाता है, भूख हार्मोन। यहाँ पर सी आंसर सही होगा क्योंकि यह पेट से रिलीज होता है और हाइपोथैलेमस को संकेत देता है कि अब खाना चाहिए। ग्रेलिन का लेवल खाना खाने से पहले बढ़ता है और खाने के बाद घट जाता है। लव हार्मोन की बात करें तो वो ऑक्सीटोसिन होता है। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? कार्टिसोल होता है। इसलिए भूख को डायरेक्टली बढ़ाने वाला हार्मोन है ग्रेलिन, सी आंसर। एंट्रोकिनेज एंजाइम किसे ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है? किसे कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिनोजेन को। ट्रिप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जो कि पेनक्रियास से निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर एंट्रोकिनेज एंजाइम इसे एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में बदल देता है और ट्रिप्सिन जो है फिर प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर एमाइलेज दे रखा है तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पचाता है। लिपेज की बात करें तो वो फैट के लिए होता है। इसीलिए एक्टिवेशन प्रोसेस में मुख्य रोल जो होता है वो ट्रिप्सिनोजेन का होता है। एंट्रोकिनेज एंजाइम जो होता है वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम किस प्रक्रिया में काम आता है? तो एमाइलेज की बात करें तो एक एंजाइम है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, मोल्टोज में तोड़ता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सी आंसर। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है और यह बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन का निर्माण नहीं हो पाता है। इससे थायराइड ग्लैंड सूज जाती हैं। इसे क्या बोलते हैं? घेंगा कहते हैं। तो कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, बी आंसर। ट्रिप्सिन एंजाइम मानव शरीर में कहाँ से स्क्रिट होता है? ट्रिप्सिन एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है जो कि पेनक्रियास से ट्रिप्सिनोजेन के रूप में निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्रोकिनेज एंजाइम इसे ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है।
तो यहाँ पर पेनक्रियाज सी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए अदर ऑप्शन देखें, लीवर की बात करें तो बाइल बनाता है बाइल जूस, स्टमक की बात करें पेट की तो पेप्सिन बनाता है, सलेवरी ग्लैंड्स की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट को पचाती हैं, इसलिए प्रोटीन डाइजेशन में ट्रिप्सिन पेनक्रियाज द्वारा रिलीज होता है। नेक्स्ट है एड्रेनालिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है। एड्रेनालिन हार्मोन की बात कर रहे हैं तो इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर को खतरे या फिर तनाव की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। यह हार्मोन एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्रंथि का हिस्सा होता है, वहां से रिलीज होता है और हार्ट रेट, जो ब्रीथिंग रेट होती है, ब्लड फ्लो होता है, उसको तेजी से बढ़ाता है ताकि शरीर सतर्क हो जाए। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन, सी आंसर। इनमें से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्थापित होता है जो नींद जागने के चक्र को कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है? तो कौन सा करता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन वो हार्मोन होता है जो कि शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम, नींद जगाने का चक्र को कंट्रोल करता है। यह पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से? पीनियल ग्लैंड से। और अंधेरे में इसकी मात्रा बढ़ती है जिससे नींद ज़्यादा आती है। यहाँ पर मेलाटोनिन, बी आंसर। प्याज को काटने पर आंखों में आंसू क्यों आते हैं? कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो प्याज को काटते समय उसकी जो सेल होती है वो टूटती हैं और एलिनेज एंजाइम बाहर आता है। ये एंजाइम सल्फर कंटेनिंग एंजाइम से प्रतिक्रिया करके लेक्रीमेटरी फैक्टर, आंसू पैदा करने वाली गैस बनाता है जो आंखों में जलन और पानी आने का कारण बनती है। तो एलिनेज एंजाइम, सी आंसर। आमाशय से निकलने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में इनमें से कौन मदद करता है? स्टमक से निकलने वाले एसिडिक फूड की बात हो रही है। एसिडिक फूड को क्षारीय बनाने में, मतलब अल्कलाइन करने में कौन मदद करता है? बाइल जूस मदद करता है। बाइल जूस जो होता है पित्त रस, उसको लीवर बनाता है और गल ब्लैडर में ये स्टोर रहता है। जब एसिडिक काइम पेट से निकला हुआ अम्लीय भोजन जो होता है वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो बाइल उसे न्यूट्रलाइज करके एल्कलाइन बनाता है, मतलब क्षारीय बनाता है। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा, बाइल जूस। मानव में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन इनमें से किस भाग में शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च का पाचन जो होता है सबसे पहले मुंह यानी मुख गुहिका में शुरू होता है, ओरल कैविटी, डी आंसर। यहाँ पर स्लेवरी ग्लैंड से निकलने वाला एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को सिंपल शुगर मतलब माल्टोज में तोड़ देता है। इसोफेगस सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेशन नहीं करता है। रेक्टम जो होता है उसमें केवल वेस्ट स्टोर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन आगे चलता है, लेकिन शुरुआत जो होती है वो मुंह से होती है। तो मुख गुहिका, ओरल कैविटी, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। मनुष्यों में छोटी आंत कुंडलित होती हैं और लगभग कितनी लंबी होती हैं? छोटी आंत, देखिए नाम भले छोटी आंत है पर सबसे लंबी इंटेस्टाइन होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबी मुड़ी हुई नली होती है जिसकी लंबाई लगभग 7 से 7.5 मीटर होती है। यह डाइजेशन का फाइनल स्टेज है जहाँ पर प्रोटीन, कार्ब, फैट, इनका कंप्लीट डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ये 3 भागों में बटी हुई होती हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पर डी आंसर सही होगा, 7 से 7.5 मीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिविजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जाँच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं एंडोस्कोप। एंडोस्कोप एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जिसमें लाइट और कैमरा लगे होते हैं। इसका उपयोग
इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन जैसे जो डाइजेशन हमारे अंग होते हैं उनकी लाइव अंदरूनी जांच के लिए उपयोग होता है। माइक्रोस्कोप बहुत छोटे ऑब्जेक्ट देखने के लिए होता है। रेडियोग्राफ की बात करें तो एक्सरे इमेज देता है और ऑसिलोस्कोप इलेक्ट्रिक सिग्नल दिखाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ में शुरू होती है और कहाँ पर पूर्ण होती है? तो भोजन की प्रक्रिया जो है ये मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत तक खत्म होती है। बी यहाँ पर करेक्ट होगा। गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है? जठर रस जो होता है गैस्ट्रिक जूस, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिससे इसका पीएच बहुत ही कम होता है, लगभग 1.5 से 3.5। पीएच पेपर जब एसिडिक सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन में नीला या फिर हरा रंग आता है, इसीलिए गैस्ट्रिक जूस की एसिडिटी के कारण पीएच पेपर लाल हो जाता है। तो यहाँ पर रेड बी आंसर बिल्कुल सही होगा। आर्टिफिशियल किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक ऐसी मेडिकल प्रोसेस होती है जिसमें एक डायलाइजर यानी आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है। यह रक्त से यूरिया, क्रिएटिनिन और नाइट्रोजनियस वेस्ट को बाहर निकालता है जब किडनी काम नहीं कर रही होती है। तो ए आंसर यहाँ पर सही होगा, हीमोडायलिसिस। अगला है बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होता है? तो बोमेन कैप्सूल की बात करें तो ये किडनी में होता है। ये नेफ्रॉन जो किडनी की एक कार्यात्मक इकाई होती है उसका एक भाग होता है। बोमेन कैप्सूल का मुख्य काम क्या होता है? ब्लड से अपशिष्ट और अतिरिक्त जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसको छानना, फिल्टर करना। तो किडनी में स्थित होता है, बी आंसर। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती हैं और रक्त से जो वेस्ट होता है उसको फिल्टर नहीं कर पाती हैं, तब मरीज का इलाज जो है हीमोडायलिसिस से किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन जो होती है वो रक्त से यूरिया और अतिरिक्त जो पानी होता है उसको बाहर निकालती है। इसलिए किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से जो किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। अगला है गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती हैं। तो क्यूबाइड एपिलिथिलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती हैं। देखिए किडनी ट्यूबल्स गुर्दे की नलिकाएं जैसे कि प्रॉक्सिमल हो गई, ये क्यूबाइडल एपिथिलियम से बनी हुई होती हैं। ये घनाकार कोशिकाएं एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में मदद करती हैं। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, क्यूबाइडल एपिथिलियम। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का अंग नहीं है। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के मुख्य जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? किडनी, यूरिटर्स, ब्लेडर और यूरेथ्रा। पर ब्रोंकियोल जो होता है वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मुख्य अंग नहीं होता है। ये लंग्स के अंदर पाए जाने वाली पतली हवा की नलिकाएं होती हैं और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होती हैं, न कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम का। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने ml मूत्र उत्पन्न करता है, मतलब यूरिन प्रोड्यूस करता है? तो 1000 से 2000 ml। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1000 से 2000 ml यूरिन उत्पन्न करता है। ये मात्रा व्यक्ति की वाटर इंटेक, शरीर की गतिविधि और मौसम के अनुसार थोड़ी बदल सकती हैं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वॉमिटिंग मतलब उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है? कौन करता है? उल्टी वॉमिटिंग एक अनैच्छिक क्रिया है, इसे कौन कंट्रोल करता है? हाइंड ब्रेन करता है, पश्च मस्तिष्क, बी आंसर। अगर मिड ब्रेन की बात करेंगे तो विजन और हियरिंग के रिफ्लेक्स से जुड़ा हुआ होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो साधारण रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। फोर ब्रेन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सोच और वॉलेंट्री एक्शन का सेंटर होता है। तो बी ऑप्शन पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ब्रीथिंग, सलाइवेशन मतलब लार स्त्रावण और पेरिस्टेलिसिस जैसी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? तो श्वसन, ब्रीथिंग हो गया, लार बनना, सलाइवेशन और पेरिस्टेलिसिस मतलब भोजन को आगे बढ़ाने, ये सभी प्रक्रिया जो होती है ये मेड्यूला ऑब्लंगाटा के द्वारा मतलब मेरू शीर्ष के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं, जो कि हाइंड ब्रेन का ही हिस्सा होता है। सेरिबेलम बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। फॉरब्रेन अभी हमने डिस्कस किया था, वॉलेंट्री एक्शन और इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ होता है। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर और हंगर रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लंगाटा ए आंसर। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? न्यूरॉन जो है एक प्रकार की सेल ही है जो इन्फॉर्मेशन का संचरण करती है। न्यूरॉन का वह भाग जो सूचना प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइड्स कहते हैं।
डेंड्रॉइड्स छोटे बहुत ही शाखानुमा एक्सटेंशन होते हैं जो भारी सिग्नल जैसे कि केमिकल या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करते हैं और उन्हें सेल बॉडी तक ले जाते हैं। फिर सेल बॉडी जो होता है इस सिग्नल को प्रोसेस करता है। तो न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? डेंड्रॉइड। सी आंसर। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? किस अंग का भाग है ये मस्तिष्क का एक भाग है। विशेष करके ये हाइंड ब्रेन मतलब जो पश्च मस्तिष्क होता है उसमें स्थित होता है। इसका काम क्या होता है? ब्रेन पार्ट्स के बीच इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, संदेश जो होते हैं, उनका आदान प्रदान करना। यहाँ पर सी आंसर। मानव शरीर में कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं? कितनी होती है? 31 पेयर। मानव शरीर में कुल 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ये स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और शरीर के अलग अलग भागों तक सिग्नल पहुंचाने और लाने का काम करती हैं। नेक्स्ट है, इनमें से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? थॉट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, तो वो होता है फोरब्रेन, अग्र मस्तिष्क। वह हिस्सा होता है मस्तिष्क का ये जहाँ पर विचार, मेमोरी या फिर रीजनिंग जो होता है, तर्क, उनको कंट्रोल और संग्रहित किया जाता है। फोरब्रेन में मुख्यतः सेरिब्रम होता है जो कि इंटेलिजेंस, इमोशन और वॉलंटरी मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर अग्र मस्तिष्क, फोरब्रेन। अगला क्वेश्चन आता है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशन का सेंटर होता है, तो वो होता है सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का भाग जो इंटेलिजेंस, मेमोरी और इमोशन को कंट्रोल करता है वो कौन सा है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और इसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एरियाज होते हैं। लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमोशन, इन सब का संचालन सेरिब्रम करता है। हाइपोथैलेमस की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो शरीर के तापमान, भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। ये बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र नहीं है। कॉर्पस जो है, ये शब्द जो है इनकम्प्लीट है, ये नर्व फाइबर का ग्रुप होता है। मिड ब्रेन की बात करेंगे तो ये सेंसरी और मोटर रिले में हेल्प करता है, इसलिए बुद्धि, स्मृति और भावना का मुख्य केंद्र सेरिब्रम है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है कितनी? 25 सेंटीमीटर। सामान्य जो स्वस्थ आंख होती है उसके लिए स्पष्ट और आरामदायक दृष्टि की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसे नियर पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। इस दूरी से कम पर स्थित वस्तु को सामान्य आंख से स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता और आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, तनाव पड़ता है। 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बहुत कम है। नॉर्मली स्ट्रेन होगा। 30 सेंटीमीटर से देखने पर सामान्यतः कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऑफिशियली डेफिनेशन जो है वो 25 सेंटीमीटर है। इसलिए मिनिमम क्लियर विजन डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आई बॉल नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? कितनी मसल्स का इस्तेमाल होता है? तो 6 मसल का इस्तेमाल होता है। जो आई बॉल होती है उसको कंट्रोल करने के लिए 6 मसल जो है वो काम आती हैं। ये मसल्स मिलकर आंख के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, घुमावदार सब जगह पर मूव करवाती हैं। इन मसल्स को एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कहते हैं। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, 6 मसल। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? कितना वजन होता है? 1200 से 1400 ग्राम। एक सामान्य वयस्क मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? लगभग 1200 से 1400 ग्राम। पुरुषों का दिमाग औसतन लगभग 1375 ग्राम का होता है, जबकि महिलाओं की बात करें तो उनका दिमाग जो होता है, ब्रेन जो होता है, उसका जो लगभग वजन होता है वो 1275 ग्राम के आसपास होता है। इसीलिए इंसानी मस्तिष्क का सामान्य वजन 1200 से 1400 ग्राम। सी आंसर। मलेरिया रोग के लिए WHO द्वारा 2021 में मंजूर की गई पहली वैक्सीन कौन सी है? तो पहली वैक्सीन कौन सी है? RTS-AS01। ये दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है जिसे WHO ने 2021 में मानव उपयोग के लिए मंजूरी दी थी। यह वैक्सीन मुख्यतः प्लाज्मोडियम परजीवी से बचाव के लिए है जो सबसे घातक प्रकार का मलेरिया फैलाता है। यहाँ पर ए आंसर। अगला है, पोलियो वैक्सीन के इंजेक्शन रूप IPV को किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया है? जोनास साल्क ने। ए आंसर। जोनास साल्क ने इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को विकसित किया था। उन्होंने 1955 में यह वैक्सीन तैयार की जो पोलियो वायरस को मारकर बनाया गया था और इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। ए आंसर। रेबीज का पहला टीका किसने विकसित किया? तो रेबीज का पहला टीका विकसित किया था लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने 1885 में पहली रेबीज वैक्सीन बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाली गंभीर कुपोषण की बीमारी कौन सी है? कौन सी है? मेरेस्मस, सूखा रोग। जब बच्चे या व्यक्ति को लंबे समय तक भोजन और ऊर्जा की भारी कमी होती है तब सूखा रोग नामक गंभीर कुपोषण रोग हो जाता है। इस बीमारी में शरीर का वजन अत्यधिक घट जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर बहुत ही दुबला पतला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है,
अगर 3 महीने तक खाने में विटामिन सी न मिले तो कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रिकेट जो होता है ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। पेलेग्रा जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। और बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। तो स्कर्वी करेक्ट आंसर है। शरीर में ज़्यादा कैडमियम होने से कौन सी बीमारी होती है? तो इटाई बीमारी होती है। कैडमियम एक विषैला भारी धातु होता है, टॉक्सिक हैवी मेटल है और शरीर में इसके अत्यधिक जमाव से इटाई रोग होता है। मतलब इस बीमारी के लक्षण होते हैं कि हड्डियों में अत्यधिक दर्द होना, कमजोरी होना, किडनी की गंभीर क्षति होना, ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गाइटर गलगंड किस ग्रंथि की बीमारी है, किस ग्लैंड की बीमारी है? तो यह है थायराइड ग्रंथि की। गाइटर एक ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड ग्लैंड का आकार जो होता है असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण होता है आयोडीन की कमी, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। पेनक्रियास जो होता है ये इंसुलिन बनाता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो थायराइड ग्लैंड, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। कॉलम ए को कॉलम बी से यहाँ पर देखिए कनेक्ट करना है, मैच करना है। तो अलग अलग हमको डिसीज दे रखी है और उसकी कारण दे रखे हैं। क्वाशियोरकर बीमारी प्रोटीन डिफिशियंसी से होती है। वीक बोन एंड मसल्स कैल्शियम डिफिशियंसी से होता है। एनीमिया रोग जो होता है आयरन की डिफिशियंसी से होता है। घेंगा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। तो यहाँ पर पहले का होगा डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का होगा ए। ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सी बीमारी लीवर में सूजन पैदा करती है? कौन सी करती है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाता है। यह बीमारी वायरस जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई के संक्रमण से होती है और यह लीवर के कामकाज को बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर देती है। ट्यूबरक्लोसिस मुख्यतः जो होता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। निमोनिया जो होता है ये फेफड़ों के संक्रमण से जुड़ा हुआ है। डायबिटीज जो है ये शरीर के शुगर मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारी है, इसलिए लीवर में सूजन का कारण हेपेटाइटिस है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? टूथ एनिमल। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ हैं टूथ एनिमल। टूथ एनिमल दांतों की सबसे भारी परत होती है और मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई होती हैं, जो इसको अत्यधिक कठोर बनाती हैं। मानव शरीर में वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरे पर जुड़ी नहीं होती है? तो वो एकमात्र कौन सी मसल होती है? जीभ। मानव शरीर में टंग एकमात्र ऐसी मसल है जो दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी हुई होती है। टंग का एक सिरा मुंह के निचले हिस्से से जुड़ा होता है, लेकिन दूसरा सिरा फ्री होता है, जिससे वह आसानी से कई दिशाओं में हिल सकती हैं। तो यहाँ पर टंग, जीभ, बी आंसर सही होगा। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? स्कल्प में 8 होती हैं, फेस में 14, ईयर में 6 और हाइड में 1 हड्डी होती है। उस हिसाब से यहाँ पर देखिए बी आंसर बिल्कुल सही होगा। मनुष्य में बोनेपन के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है? तो बोनापन जो होता है वो मुख्यतः पिट्यूटरी ग्लैंड की गड़बड़ी से होता है। यह ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन का स्त्राव करती हैं। अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति का शरीर विकास जो होता है वो रुक जाता है और सामान्य से वो छोटा कद का रह जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड। मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वो टेंडन कहलाता है। टेंडन वह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल को बोन से जोड़ता है। यह मजबूत और लचीला होता है, जिससे हड्डियां और मांसपेशियां जो होती है कोऑर्डिनेटेड रूप से काम कर पाती हैं। अगला है क्वेश्चन, मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह से होता है। मांसपेशियों की थकान जो है वो लैक्टिक एसिड के संचयन की वजह से होता है। मांसपेशियों की थकान तब होती है जब मांसपेशियां लगातार कार्य करती रहती हैं और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इस स्थिति में शरीर एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करता है, जिससे लैक्टिक एसिड जो है वो बनता है। लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में इकट्ठा होकर दर्द और थकान का कारण बनता है। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रेट इनमें से किसका भाग है? किसका भाग है? बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड का। इसका काम है शरीर को ढांचा देना और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देना। अगला आता है क्वेश्चन, जॉइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम बनाता है? तो कार्टिलेज बनाता है मुलायम। कार्टिलेज एक चिकना और लचीला टिश्यू होता है जो कि जॉइंट पर हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है। टेंडन जो होता है वो मसल को हड्डियों से जोड़ता है। लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्शन करता है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। हमारी मांसपेशियों तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हृदय की गति कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन को इमरजेंसी हार्मोन या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये तनाव या फिर डर के समय हृदय की गति तेज करता है, जिससे मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ पर डी आंसर सही होगा, एड्रेनालाइन। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन कॉन्ट्रैक्शन करता है उसे क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? एक्टिन कहते हैं। देखिए मांसपेशियों में दो मुख्य प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। कॉन्ट्रैक्शन के समय एक्टिन ही वो प्रोटीन होता है जो कि एक्टिवली मूव करता है और मांसपेशियों को सिकुड़ने में हेल्प करता है। मायोसिन बस उसे खींचने में सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर डी आंसर एक्टिन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगा लिए होंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए बायो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से लगातार काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आप सीरियसली बायो में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इवन साइंस के अंदर पूरा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो सिस्टमेटिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या पढ़ना है, क्या एग्जामिनर की अप्रोच है, थोड़ा सा वहाँ पर आपको ध्यान देना ज़रूरी होगा। ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी अवेलेबल है, मार्केट में बुक अवेलेबल है। जो भी आपको सबसे बेस्ट लगता है वहाँ से पढ़िए, बट थोड़ा सा रिसर्च करिए, चीज़ों को समझो। 100% आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। जिसको भी अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम कहाँ से पढ़ें, कैसे कवर करें, साइंस का पोर्शन एग्जाम में वेटेज ज़्यादा है, कैसे कंप्लीट करें, तो वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। सिंपली आप मेरा विज्ञान का समाधान कोर्स ले सकते हैं। सिर्फ 149 रुपीज़ का कोर्स है। कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको साइंस का कोर्स दिख जाएगा, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा रखा है। वो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज ज़्यादा है और जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, नोट्स मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। 149 रुपीज़ बहुत ही नॉमिनल चार्ज हैं। मुझे नहीं लगता है आपको कुछ परेशानी होगी, तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है। तो अगर मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।